आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। देखिए 2020 से 12वीं अभ्यासक्रम पूरी तरह से बदल चुका है और लॉकडाउन की वजह से यदि आपको पाठ्य पुस्तक खरीदने में कठिनाई हो रही है तो आप बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर पाठ्य पुस्तक को PDF के रूप में भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं यह बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यदि हमें पाठ्य पुस्तक पढ़ना है, भाषा विषय पढ़ना है, तो उसके लिए पाठ्य पुस्तक की अत्यंत आवश्यकता होती है। तो देखिए आज हम हिंदी की पहली कविता देखेंगे जिसका नाम है नवनिर्माण। अभी कविता देखने से पहले संक्षेप में हम कवि का परिचय और कविता का परिचय देखते हैं। तो देख लीजिए, पहली कविता है जिसका नाम है नवनिर्माण और इसके कवि का नाम है त्रिलोचन। तो देख लीजिए कवि का परिचय। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। आपका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। आप हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषाओं के निष्णात ज्ञाता माने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप सक्रिय रहे। आपने काव्य क्षेत्र में प्रयोगधर्मिता का समर्थन किया और नवसृजन करने वालों के प्रेरणा स्रोत बने रहे। आपका साहित्य भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को संबोधित करता है जो वर्षों से दबा कुचला हुआ है। आपकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्राणित है। सहज, सरल तथा मुहावरों से परिपूर्ण भाषा आपके साहित्य को लोकमानस तक पहुंचाकर जीवंतता भी प्रदान करती है। आपका निधन 2007 में हुआ। इनकी प्रमुख कृतियां देख लीजिए। धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश कविता संग्रह, देश काल कहानी संग्रह, दैनंदिनी डायरी आदि। अब ये नवनिर्माण जो कविता हम देख रहे हैं यह एक चतुष्पदी है। हिंदी साहित्य में जो अलग अलग विधाएं होती है यह चतुष्पदी विधा है और इस विधा का संक्षेप में परिचय देखेंगे कि चतुष्पदी किसे कहते हैं। चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। यह चौपाई की तरह होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। अब ये हो गया कवि का परिचय। अब इस कविता का परिचय संक्षेप में देखेंगे। देख लीजिए, प्रस्तुत चतुष्पदियों में कवि का आशावाद दृष्टिगोचर होता है। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। इस सत्य से भी कवि अवगत कराते हैं। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ये हो गया कवि और कविता का परिचय। अब हम प्रमुख रूप से कविता की ओर मुड़ेंगे। तो यहाँ मैं पहली चतुष्पदी पढ़ता हूँ। देख लीजिए। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा। तुमने आकाश दिया है मुझको। फिर से देख लीजिए। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा।
तुमने आकाश दिया है मुझको। इसके कठिन शब्द देख लीजिए। विश्वास, भरोसा। उच्छ्वास, लंबी या दीर्घ सांस। भूमि, धरती। अब इसका भावार्थ देख लीजिए। कवि त्रिलोचन जी धरती माँ को संबोधित करते हुए अपने विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि माँ ने जिस भरोसे और यकीन के साथ मुझे जीवन दिया है, मैं गहरी सांसें लेने में समर्थ हो पाया हूँ। उसे इस धरा पर सुरक्षित और संभाल कर रखूँगा। उसे कभी भी बेकार नहीं जाने दूंगा। आज मुझे जो खुला आसमान मिला है, जीवन की आज़ादी का सुनहरा अवसर मिला है, इसका मैं सदुपयोग करूंगा और जीवन को सफल एवं सार्थक बनाने के लिए सदैव प्रयास करता रहूंगा। यहाँ पर प्रथम चतुष्पदी का भावार्थ हमने देख लिया। अब दूसरी चतुष्पदी देख लीजिए। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। व्योम में जाए, कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। इससे कठिन शब्द देख लीजिए। व्योम अर्थात आकाश। अब इसका भावार्थ देख लीजिए। कवि कहते हैं कि हमें जीवन में रिश्ते और प्रेम के बंधनों को अहमियत देना चाहिए। क्या कहते कवि? कि हमें जीवन में रिश्ते और प्रेम के बंधनों को अहमियत देना चाहिए तथा रिश्तों के बंधन का धागा नाजुक होता है। उसे तोड़ने के बाद हम जोड़ नहीं सकते, इसलिए संबंधों के अहमियत को समझना चाहिए। जिसे तोड़कर हम जोड़ नहीं सकते, तो उसे तोड़ने का अधिकार हमें नहीं है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर जैसे धागा है, एक बार अगर यदि धागा टूट जाता है तो हम लाख कोशिशें करें, उसके बावजूद भी हम उसे पहले जैसा जोड़ नहीं सकते। जीवन में सफलता पाने के लिए, कामयाबी के लिए कहीं भी चले जाए, हम कहीं भी जा सकते हैं कामयाबी पाने के लिए। हमारे सामने खुला असीम आकाश है, असीम जिसकी कोई सीमा न हो। भले ही असीम आकाश में स्वच्छंद उड़ान भरे, पर यहाँ की धरा से हमारा लगाव, आत्मीयता, जुड़ाव ज्यों का त्यों बना रहेगा। दरअसल धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि सफलता की उड़ान भरने पर अस्तित्व तथा आधार को नहीं भूलना चाहिए। मातृभूमि के प्रति लगाव जो मन में है, वो हमेशा बनाए रखना चाहिए। ये दूसरे चतुष्पदी का भावार्थ हमने देख लिया है। अब अगली चतुष्पदी मैं पढ़ता हूँ, देख लीजिए। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है। काम भी तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। अब इसका भावार्थ देख लीजिए। कवि कहते हैं कि जीवन की राह में अंधेरा है, अर्थात जीवन पथ संघर्षमय है। जीवन पथ, जीवन का जो रास्ता है वो संघर्षमय है, कठिनाइयों तथा बाधाओं से भरा हुआ है। और इस जीवन पथ पर, इस जीवन की राह पर अनेक समस्याएं हमारे सामने रुकावट बनकर आती है, परंतु हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या करना है? उन समस्याओं का, उन बाधाओं का डटकर सामना करना है। हमें काम भी है और जिम्मेदारियों को भी पूरा करना है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए हमेशा आगे बढ़ते चलना है। इसलिए सदैव आगे बढ़ते चलना चाहिए। जीवन के पथ के अंधेरों अर्थात
कठिनाइयों का सामना साहस के साथ करना है। कठिनाइयों के डर से हार नहीं मानना है। यहाँ पर कवि का आशावादी दृष्टिकोण स्पष्ट होता है। अगला देख लीजिए, अगली चतुष्पदी मैं पढ़ता हूँ। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। कठिन शब्द देख लीजिए। बल अर्थात ताकत, पीड़ित अर्थात दुखी। इसका भावार्थ देख लीजिए। कवि कहते हैं कि ताकतवर या शक्तिशाली मनुष्य अपने बल या शक्ति का प्रयोग कभी भी किसी को सताने के लिए या परेशान करने के लिए नहीं करता है, बल्कि वह दुख त्रस्त या पीड़ितों की सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। असहायों तथा पीड़ितों को संरक्षण देने के लिए, उन्हें बचाने के लिए बल का प्रयोग करते हैं। कवि कहते हैं कि जो सामर्थ्यवान है, जिन्हें बल मिला हुआ है, जो ताकतवर है, उन्हें असहायों तथा दीन दुखियों का सहायक अर्थात सहारा, उनकी ताकत बनना है। ऐसे पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ताकतवर लोगों को हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, जिससे समाज में कोई भी दुखी न रहे, किसी के भी साथ अन्याय न होने पाए। यहाँ पर कवि का समाजवादी समानता का दृष्टिकोण प्रस्तुत होता है। अगली चतुष्पदी में पढ़ता हूँ, देख लीजिए। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। कठिन शब्द देख लीजिए। मंजिल अर्थात लक्ष्य, पथ रास्ता, सिद्धि सफलता। इसका भावार्थ देख लीजिए। कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति को उद्देश्य का पता होता है, जिसे अपने मंजिल अर्थात लक्ष्य का ज्ञान तथा ध्यान होता है, वह मंजिल तक पहुंचने के लिए सदैव प्रयासरत रहता है। वह अपने मंजिल पर पहुंचने के लिए हमेशा कोशिश करते रहता है। वह जीवन पथ पर अर्थात मंजिल की राह में आने वाली सभी कठिनाइयों, मुसीबतों, संकटों तथा समस्याओं का सामना करता है। वह इन सब का सामना करते करते, संघर्ष करते करते मंजिल तक पहुंच जाता है और एक दिन सफलता के शिखर पर विराजमान हो जाता है। ऐसे संघर्ष करने वाले साहसी व्यक्तियों की उपलब्धियों के बारे में इतिहास में बताया जाता है और ऐसे ही व्यक्तियों के गौरव की चर्चा या वर्णन इतिहास में मिलता है। अगली चतुष्पदी मैं पढ़ता हूं, देख लीजिए। प्रीति की राह पर चले जाओ, प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ। वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। इसके कठिन शब्द देख लीजिए। प्रीति अर्थात प्रेम, नीति नेक, गीति इसका अर्थ होता है काव्य छंद। इसका भावार्थ देख लीजिए। कवि कहते हैं कि हमें प्रेम और नीति अर्थात नैतिकता की राह पर चलना चाहिए, अर्थात नेकी की राह पर चलना चाहिए। इसलिए कवि कहते हैं कि आपसी मतभेदों तथा वैमनस्य को भुलाकर प्रेम के मार्ग का अनुकरण करो
और उसी पर नेकी के साथ अच्छाई के मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। इस पर सभी का अधिकार है, इसलिए सभी को प्रेम से साथ में लेकर नेकी की राह पर चलना चाहिए। आपस में मिलजुल कर जीवन जीने में एक अनोखा ही आनंद है। इसी आनंद को पाने के लिए कवि गीति की राह चलने के लिए कह रहे हैं। अगली चतुष्पदी मैं पढ़ता हूं, देख लीजिए। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। इसके कठिन शब्द देख लीजिए। नर पुरुष, नारी महिला, संगी साथी, सहचर साथ चलने वाले। इसका भावार्थ देख लीजिए। कवि कहते हैं कि आज सामाजिक परिवर्तन हो गया है। आज देख रहे हैं हम परिवर्तन कितने तेजी से हो रहा है ना। तो समाज में बदलाव आया है। अब नर और नारी अर्थात पुरुष और महिला एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जीवन में जो भी चुनौतियां आएंगी उनका सामना नर और नारी मिलकर करेंगे। संघर्ष करते हुए कांटों का ताज धारण करेंगे, अर्थात विषम परिस्थितियों में कठिनाइयों में सफलता प्राप्त करेंगे। दोनों साथी है। दोनों कौन? महिला, नर और नारी, महिला और पुरुष दोनों साथी है, जीवन साथी है। साथ मिलकर जीवन जीने का वचन दिया है और उसका निर्वाह भी करेंगे। समाज का नवनिर्माण तथा विकास नर नारी के सहयोग से ही संभव है। बेशक आज के नर और नारी अपने उत्तरदायित्वों को समझ गए हैं, अपने जिम्मेदारियों को समझ गए हैं। अब वे मिलकर नए समाज की रचना करेंगे। ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जिसमें स्त्री और पुरुष को समान अधिकार होगा। यहाँ पर समाज के उत्थान हेतु कवि का समता व समाजवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत हुआ है। अब अंतिम चतुष्पदी मैं पढ़ता हूँ, देख लीजिए। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था। गीत मेरा भविष्य गाएगा, यों अतीत का भी गीत अच्छा था। कठिन शब्द देख लीजिए इसके। प्राण जीव, मीत साथी, गीत स्वर, अतीत अर्थात घटना। इसका भावार्थ देख लीजिए अंतिम चतुष्पदी का। तो अंतिम चतुष्पदी में कवि कहते हैं कि संघर्ष करते समय मनुष्य को अतीत का जीवन अर्थात अपने पूर्वजों का जीवन अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि पूर्वजों को उनकी अपेक्षा कम संघर्ष करना पड़ा था, उनका जीवन सुखमय था। किसका? उनके पूर्वजों का। और उनकी अपेक्षा कम मेहनत करना पड़ता था। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि दिन प्रतिदिन चुनौतियां बढ़ती जाती है, समस्याएं बढ़ती जाती है। जीवन पथ के साथी भी अच्छे थे जो बखूबी साथ निभाते थे, है ना। उनके बीच सामंजस्य था, प्रेम था, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव तथा त्याग था। बेशक वर्तमान में जिसका अभाव या कमी है, फिर भी वर्तमान की उपलब्धियां भी गौरव से भरी हुई है। जिसका गीत भविष्य गाएगा, अर्थात जिसकी चर्चा आने वाली पीढ़ी के लोग करेंगे। हमें जीवन में किए गए कर्तव्यों को सम्मान देना चाहिए
और अपने पूर्वजों को भी सम्मान देना चाहिए। अतः कवि कहते हैं कि अतीत अर्थात उनके पूर्वजों का जीवन भी अच्छा था। उन्होंने भी समाज के उत्थान हेतु संघर्ष किया, अपना योगदान ठीक उसी तरह से दिया जैसा हमने आज वर्तमान समय में दिया है। तो छात्रों, यहाँ पर यह पहली कविता हमारी समाप्त होती है। इसके स्वाध्याय के लिए कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जो हम बाद में देखेंगे। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ परेशानी है, तो आप इनबॉक्स में पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।